नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली अध्ययन करेंगे 44 वर्ष के पुरुष का। इनके सवाल है कि अभी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और व्यापार भी कर रहे हैं। व्यापार में जाने की इनको इच्छा है, तो इनके कुंडली के हिसाब से क्या अच्छे योग बन रहे हैं, क्या इनको व्यापार करना चाहिए या नौकरी में ही अपनी संपन्नता को दिखाना चाहिए, अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाना चाहिए। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। किसी भी विचार पर पहुंचने से पहले कुंडली को बहुत बारीकी पूर्वक अध्ययन करेंगे, चीजों को बताएंगे कि कुंडली क्या कुछ बता रही है। तो सबसे पहले लगन पर विचार करना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहां पर 4 लिखा, ये कर्क लगन की कुंडली है। अब इस कर्क लगन की कुंडली में राशि जो आ रही है, ये मीन राशि आ रही है। 44 वर्ष की इनकी आयु है। उसके उपरांत किस चीज पर विचार करते, प्लैनेट्स के बल पर। अब इनके कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री और अस्त का नहीं है, ये खुशी की बात है। अब सूर्य 16 डिग्री पर है, चंद्रमा 24 डिग्री पर है, मंगल 29 डिग्री पर है, बुध 1 डिग्री पर है। इसका क्या मतलब है? सूर्य 16 डिग्री पर है, मतलब 100% फल देगा। चंद्रमा 24 डिग्री पर है, ये वृद्धावस्था के आसपास है, ये लगभग 60% देगा। मंगल 29 डिग्री पर है, ये लगभग वही 20% देगा। बुध 1 डिग्री पर है, ये भी 10 से 15% देगा। गुरु 15 डिग्री पर है, ये भी लगभग 100% देगा। शुक्र 18 डिग्री पर है, ये भी 100% देगा। शनि 1 डिग्री पर है, वही 10-20%। राहु और केतु 8-8 डिग्री पर है, तो ये भी कोई खास ज़्यादा अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया। राहु और केतु 8-8 डिग्री पर है, 60% देगा। अब कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए अच्छा फल देंगे, मारक जो आपके लिए खराब फल देंगे। अब हम उस विषय पर आगे विचार करेंगे। अगर योग कारक ग्रह जो आपके लिए अच्छा फल देने वाला ग्रह है, उसमें बल ना हुआ, तो उसके लिए आपको बेशक उपाय करने की आवश्यकता है। अगर मारक ग्रह जो आपके लिए खराब फलदायी है, अगर उसमें बल नहीं हुआ, तो उसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा दोस्त है और वो तकलीफ में है, तो उसके लिए जरूर आप जरूर मदद करें। अगर कोई आपका दुश्मन तकलीफ में, तो उसको क्यों मदद करेंगे? अगर वो बलशाली होगा तो आपके लिए नुकसानदेह ही रहेगा। तो अभी मैं आगे देखता हूँ। अब जैसे देखिए, इनकी कर्क लगन की कुंडली है। इस लगन में ज़्यादातर केसेस में कफ की प्रॉब्लम, अपच, गेट, गैस, पेट, लीवर, इन चीज़ों की समस्या होती संभवता। बाकी ऐसे व्यक्ति बड़े भावनात्मक होते हैं, ये सामान्य है इस लगन वाले व्यक्तियों के जीवन में। लेकिन ये एक जनरल प्रोडिक्शंस है, मतलब ये सभी कर्क लगन वाले व्यक्तियों के जीवन में होता है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, किसी में हो भी सकता है। तो कहने का अर्थ है कि इसको लेके हम उतना तवज्जो नहीं देते हैं। अभी जो प्लानिटरी कंडीशंस पर मैं बात करूंगा, कौन सा ग्रह किस घर का मालिक और किस प्रकार से फल दे रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखेगा। तो अब ग्रह विचार पर चलते हैं हम। जैसे इनकी कुंडली में अब सूर्य पर विचार करेंगे। सूर्य कहाँ बैठा, ये देख लीजिए। सूर्य बैठा 11वें घर में। सूर्य वृषभ राशि में 2 लिखा हुआ है। सूर्य दूसरे घर धन भाव का स्वामी है और 11वें घर में बैठा है। जो धन भाव का स्वामी ग्रह अगर लाभ घर में, ये 11वां घर लाभ घर होता है, लाभ का हाउस होता है, सोर्स ऑफ इनकम का हाउस होता है। अगर इसमें बैठ जाए तो जातक का जीवन में पैसे की दिक्कत कभी नहीं होती। जातक को जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से इनके जीवन पर आ ही जाता है, और पैसे को लेकर कभी भी समस्याओं का सामना इनको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। ये पहली बात हो गई। अब सूर्य और बुध की युति हो गई, ये बड़ा राजयोग बना लिया। अगर बुध योग कारक हुआ तो बुध के लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। सूर्य धनेश है, तो सूर्य आपके लिए अति फलदायी है। 16 डिग्री पर ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं, गजब का सूर्य है, पैसा कमाते हैं, अपने दम पर कमाते हैं। तो सूर्य बड़ा जबरदस्त है। चंद्रमा विचार करेंगे। चंद्रमा बैठा यहाँ 12वें घर में। चंद्रमा आपका है 24 डिग्री पर है। 12वें घर में 9वें घर में बैठा लग्नेश चंद्रमा होके 9वें घर में बैठा, मतलब लगन लगन से हम रूप रंग सुंदरता देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं। और ये 9वें घर में बैठा है, केतु के साथ बैठा है, तो जातक का प्रोफेशन अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा भाग्यशाली योग को बताता है, लेकिन केतु के साथ एक प्रकार का ग्रहण दोष भी बनाता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों का बहुत बढ़िया काम चल रहा होता है, लेकिन इनके दिमाग में नाना प्रकार के दुविधाएं और द्वंद्व उत्पन्न होते रहती हैं, क्योंकि ग्रहण दोष स्पेशली और लग्नेश अगर प्रभावित हो जाए केतु या राहु से, तो ये थोड़ा माइंड में डिस्ट्रैक्शंस को पैदा करता है। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव आप रह सकते हैं। इसको चंद्रमा को थोड़ा और बल दे दीजिए, तो केतु शायद आपको परेशान ना कर पाए। एक मोती रत्न आप पहन लीजिए, आपके लिए अति लाभकारी रहेगा, अति लाभकारी रहेगा। चूंकि केतु के साथ एक दोष बना है, अगर चंद्रमा को आप बल देंगे तो डिस्ट्रैक्ट कम होंगे। इस दोष का जो दुष्परिणाम आएगा, डिस्ट्रैक्शंस। जैसे अभी आपका नौकरी भी अच्छा चल रहा है, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको नौकरी छोड़ने की इच्छा कर रही है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस है। चूंकि वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या करना उचित रहेगा।
अब हम मंगल पर विचार करेंगे। मंगल यहाँ बैठा है 10वें और 5वें घर का स्वामी पहले में, नीच का मंगल है। कर्क राशि का मंगल नीच का होता है। अब नीच का मंगल होके ये डिग्री वाइज 29 डिग्री पर है, तो उपाय मत करिए। नीचता मतलब बलहीनता नहीं होता, नीचता थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट को जरूर डालता है। इसके लिए आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आपके लिए एक उपाय है। लगन में नीच का मंगल थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। कैरियर थोड़ा लेट से स्टार्ट होता है, और मंगल के समय में हल्की फल्की स्वास्थ्य की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। माइंड थोड़ा डाइवर्ट रह सकता है, इरिटेट हो सकते हैं, गुस्सैल प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ये मंगल का साइड इफेक्ट है। हालांकि मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, इसका कारण है, बहुत लोग डिनाई करेंगे, लेकिन मूंगा रत्न हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। मूंगा रत्न लकड़ी होता है, वो कभी भी साइड इफेक्ट नहीं देता। नीच का मंगल है, हनुमान चालीसा करने के साथ साथ मूंगा रत्न आपके लिए फायदेमंद रहेगा नीचता को कम करके। चूंकि योग कारक मंगल है, 10वें कैरियर के स्थान का स्वामी है और 5वें पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी है, तो ये आपके इन क्षेत्रों में योग को बढ़ाएगा और दुर्घटना के योग को कम करेगा। नीच का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके लिए आप उपाय जरूर कर सकते हैं। केवल मंगल में ही ये केस एप्लीकेबल होता है कि आप अगर थोड़ा गड़बड़ भी है तो उसका आप रत्न जरूर से पहन सकते हैं, ना की बात ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम विचार करेंगे बुध पर कि बुध कैसी स्थिति में है। अब बुध आपका 12वें और तीसरे घर का स्वामी है, 11वें घर में बैठा है। बलहीन ही है, छोड़ दीजिए। 12वां घर खर्च का हाउस होता है और तीसरा घर कर्म का, ऐसे भी त्रिक हाउस है। वैसे कर्म से आप बली हैं, लेकिन अगर 12वें घर के स्वामी के लिए आप उपाय करिएगा तो खर्च की स्थितियों को ये और बढ़ा देगा, तो खर्च की स्थितियों को बढ़ने नहीं देना है। इसके लिए उपाय करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अब हम गुरु पर विचार करेंगे। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु आपका बैठ गया, ये देख लीजिए आप, द्वादश भाव में। तो गुरु आपका बैठ गया द्वादश में, छठे 9वें घर का स्वामी 12वें घर में। हालांकि एक विपरीत राजयोग बना, छठे घर का स्वामी अगर 9वें घर में रहे तो विपरीत राजयोग बनाता है, जातक की जिंदगी पर इसका बेनिफिट आता है। लेकिन आपको इसके रिगार्डिंग पुखराज पहनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रहों के लिए हम पुखराज नहीं पहनते। हालांकि पुखराज का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई खास आवश्यकता आपको नहीं है। गुरु आपके विपरीत राजयोग परिस्थिति में है, तो जब भी विपरीत राजयोग का परिस्थिति बनेगा आपके लिए अच्छा फलदायी देगा। आपको ऐसा जब भी प्रतीत होगा कि लाइफ में नुकसान लग रहे हैं, लाइफ में परेशानी आ रहे हैं, तो वो गुरु उसको परेशानी को अच्छी चीज़ों में तब्दील कर देगा। ये पॉजिटिविटी है। शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र आपका मिथुन राशि में है, 11वें और चौथे घर का स्वामी आपके 12वें घर में बैठा है, तो थोड़ा खर्च की स्थिति को ये बढ़ाएगा। और 11वां घर आपका सोर्स ऑफ हाउस होता है, चौथा घर गाड़ी मकान वाहन का सुख होता है, इसको ये सुख देगा। क्योंकि गुरु शुक्र की युति बड़ी अच्छी मानी जाती है, चाहे वो द्वादश भाव में ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, खर्च की स्थिति को भी उसी प्रकार से ये बढ़ाएगा, ये भी चीज़ आपके हाथ पर है। शनि दूसरे घर में है, 8वें 7वें घर का स्वामी है। शादी के बाद आपकी भाग्योदय हुई थी, अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे घर में बैठे तो आयु को बढ़ाता है, धनागमन जिंदगी पर अच्छा रहता है, तो शनि आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। राहु तीसरे घर का राहु अच्छा फायदा देता है। केतु 9वें घर का आपको मेहनत कराता है, और मेहनत करके ऐसे व्यक्ति तरक्की को प्राप्त करते हैं। केतु मीन राशि में है, राहु कन्या राशि में, तो फायदेमंद ही रहेगा आपके जीवन के लिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके विश्लेषण। अभी इनके मेन जो कारक चीज़ें प्रश्न, उसके पहले समय। वैवाहिक जीवन में मुझे आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समय ज़्यादा निर्धारित करेगा। 2012 तक सूर्य रहा, शुक्र रहा, ठीक रहा होगा। 12 के बाद आपने 18 तक ज़्यादा ग्रोथ किया होगा। 18 के बाद आपका चंद्रमा आया है, बढ़िया समय चल रहा है। थोड़ा डाइवर्ट आप ज़रूर होंगे, लेकिन 2028 तक बहुत ज़बरदस्त समय है। 2021 तक राहु रहा, अभी गुरु चल रहा है। 2023 तक ये भी आपका अच्छा समय है। 2023 तक वेट कर लीजिए आप। 2023 तक नौकरी मत छोड़िए, 23 दूसरे महीने तक। 24 में आपको ज़रूर से दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। 24 में आप नौकरी छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल 2023 के दूसरे महीने तक वेट कर लीजिए आप। शनि आपका वैसे बढ़िया रहेगा, बुध भी ठीक ही रहेगा, केतु भी ठीक रहना चाहिए, चूंकि लग्नेश हो जाएगा चंद्रमा से। शुक्र भी बढ़िया रहेगा, सूर्य भी ठीक रहेगा। तो 2023 तक आपको रुकना है, चूंकि गुरु द्वादश भाव में बैठा है, थोड़ा माइंड में परिवर्तन लाता है। बाद बाकी जो उपाय दिए उसको कर लीजिए, बाद बाकी मैं आपसे और डिस्कशन कर लूँगा। तो ये था इनकी कुंडली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा या कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।